मैंने खालिद सोहेल की बात और किसी और की बात अपने हवाले से करके कुछ बोलने की कोशिश की है। आज वैसे भी थोड़ा सा इमोशनल डे है मेरे लिए, क्योंकि आज 22 जून है और आज अम्मी को गए हुए 6 महीने हो चुके हैं। तो जब खालिद सोहेल ने कहा कि आप शकीला रफ़ीक की लाइफ ऑफ सेलिब्रेशन इवेंट में आप कुछ बोलें, तो अम्मी की पूरी लाइफ की रील मेरे आंखों के सामने से गुजर गई और उसमें से मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना ये मेरे लिए बेहद नामुमकिन हो गया। फिर भी मैंने कुछ लाइन उनके लिए लिखी हैं जो मेरी अम्मी थी। उनसे जितना ज़्यादा सच्चा, खरा, स्ट्रॉन्ग, बेहद कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी वो किसी की थी तो वो मेरी अम्मी की थी, जो कि हम सब बच्चों पर पास ऑन की है उन्होंने, और हम सबको इतना मजबूत बनाया कि हम जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में अगर कर सकते थे हम चारों बहन भाइयों ने किया, और स्पेशली मैंने, क्योंकि मैं बड़ी थी और बहुत उनके साथ अटैच थी। मुझे वो दौर भी याद है जब हम छोटे थे और मेरे फादर की डेथ हुई थी, सडन डेथ स्लीप में। तो लिखना तो अम्मी ने उससे पहले शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी कहानी उन्होंने भेज दी थी नया दौर में और फ़नून में, लेकिन वो छपी नहीं थी। लेकिन फिर डाइजेस्टो वालों ने उनसे रब्ता किया और उस बेस पे उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अदबी रिसाले भी 7 साल चलते रहे, उसमें भी लिखना शुरू कर दिया। उनका पहला अफसाना दर्द का मिलाप नया दौर में आया, लेकिन उनको बेशुमार अरबी पर्चों में भी सराहा गया है। डाइजेस्ट के जब वो अफसाने लिखती थी तो मैं पीछे खड़े होकर एक एक लाइन पढ़ती थी और कहती थी, अम्मी प्लीज़ हीरो को मारिएगा मत। वो भी एक दौर था और मारिएगा नहीं, तो वो एक दौर था। हमने उनकी अदबी महफिलों में जमील जालबी, जमीलुद्दीन आली, इफ्तिखार आरफ, मुश्ताक अहमद यूसुफी, नारंग साहब और बहुत से लोगों के साथ गुफ्तगू में मैं भी हमेशा वहाँ रही, और इतनी कॉन्फिडेंटली वो बोलती थी इतनी यंग एज में कि एकदम हम सब इतने इम्प्रेस्ड हो जाते थे उनकी ज़िंदगी से कि वो पाकिस्तान से जब वो वहाँ पर जब वो बोलना शुरू करती थी तो वो हम लोग के लिए एक राह बन जाती थी कि हमें भी अपनी अम्मी से ये सब कुछ सीखना है। फिर वो कनाडा आई और आना नहीं चाहती थी, परमानेंटली कनाडा आ गई और यहाँ आकर वो अपने आप को बहुत शुरू में लोनली महसूस करती थी। लेकिन मुझे याद है जब वो परमानेंट आने से पहले 1986 में पहली दफ़ा आई और राइटर्स फोरम ने उनके एजाज़ में एक तकरीब रखी, उसमें डॉक्टर खालिद सोहेल, आबिद जाफरी और हिफ्जुल खबर कुरैशी, अशफाक अहमद, अशफाक हुसैन, ये सब शामिल थे। वो तकरीब से लेके और आज तक की जितनी तकरीबें हैं उनमें मेरा ख्याल है 90% में अम्मी के साथ थी, और सारे लोगों के लिए अम्मी की इज़्ज़त और मोहब्बत जो है मेरे दिल में भी बहुत है। उनके अफसानों ने इस पर और बहुत अफसाने उस पर लिखे जो कि लोनलीनेस पे थे, और वो लोगों के इर्द गिर्द रह के ये महसूस करती थी कि यहाँ लोनलीनेस बहुत है। फिर भी उन्होंने कराची जाने का फ़ैसला किया। उसका फ़ैसला ये था कि ये मौसम उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उनकी तबीयत ठीक नहीं गुजरती थी, और वो अपने बच्चों की खातिर जवानी से ही अपने आप को सब में बांटना और कुर्बानियाँ दी हैं। तो उन्होंने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया हो, और उसकी शायद वजह यही थी कि वो देखती थी कि यहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उनको संभालना, और वहाँ पे सपोर्ट थी। लेकिन मैं उनके साथ पूरा वक्त 14 महीने पाकिस्तान में ही चली गई थी और वहीं उनके साथ रही और आखिर दम तक उनके साथ थी। आजकल मैं अम्मी की बहुत सारी कलेक्शन को ढूंढ रही हूँ और इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं और आमिर अभी इस गम से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग यहीं पर हैं और उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है, और आमिर के ना होने का भी यही वजह है कि ही इज़ नॉट ओवरकम विद इट। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे और जमा करेंगे, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करना चाहेंगे। और उनकी जो बातें सब लोगों ने कही हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो सच्ची थी, खरी थी, बातों से खफा भी हो जाती थी लेकिन मुनाफकत नहीं कर सकती थी, और उनकी इन बातों में मोहब्बत और शफकत होती थी, जो कि शको आतिफ ने भी कहा
اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاسٹ ایئر جب آپ کی میرج ہو رہی تھی، آپ کا انویٹیشن آیا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کتنا زیادہ آنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کی طبیعت کتنی وہ تھی، تو اس کے میں نے کہا بھی میں آپ کو لے کے چلتی ہوں، لیکن اس کے بعد بھی وہ کچھ نہیں ہو سکا۔ ایک اور بات جو امی نے مجھ سے کہی تھی، وہ یہ کہی تھی میرے مرنے کے بعد کوئی تعزیتی جلسہ نہیں کرے، کیونکہ جو زندگی میں لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا وہ بعد میں کرتے ہیں، تو وہ ان کو کیسے پتہ چلے۔ لیکن جب کل فیصل عظیم نے عابد جعفری کے بارے میں بولتے کہا کہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تعزیتی جلسہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں کی اچیومنٹ اور پرسنالٹی کو آگے بڑھانے اور آگے آنے والے لوگوں کو بتانے کے لیے تو ضروری ہے، تو مجھے یہ ان کی بات بہت اچھی لگی کہ ہاں میں شاید نہیں آتی، امی کی فیلنگز کو محسوس کرتی کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی، انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے، لیکن یہ بات مجھے آپ کی بہت اچھی لگی، تو میں نے کہا نہیں میں آؤں گی۔ اور کیونکہ خالد سہیل امی کے ٹرو فرینڈ ہیں، اور یہ جو اس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہیں ایکچولی، ہم سب بچوں کے بھی، ہمارے گرینڈ کڈس کے بھی، اور میں ان سے مذاق بھی کر لیتی ہوں حالانکہ چھوٹی ہونے کے باوجود بھی، تو اس لحاظ سے مجھے یہاں آنے کی بہت خوشی ہے، اور آپ سب کو دیکھ کر بھی مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے، اور یقیناً امی بھی اوپر سے سب کو دیکھ رہی ہوں گی، اور میرا خیال میں مجھے بھی وہ کہیں گی کہ تم نے اچھا کیا کہ تم گئیں اور تم نے بولی۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آخری 2 شعر میں امی کے پڑھوں گی، تھیں تو وہ رائٹر لیکن شاعری بقول ان کے کہ انہوں نے غصے میں شروع کی تھی کہ وہ نہیں کیا جاتا ہے، تو اس کا یہ شعر ہے کہ چنا ہے جب سے سچائی کا راستہ، محبت کا مدینہ آ گیا ہے، اٹھائے ہاتھ جو دعا کے لیے، تبھی ہاتھوں میں خزینہ آ گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، شکریہ۔ بہت مشکل سے لکھا لیکن بہت اچھا